तो ये आपकी जो एनवायरनमेंट, ये आपकी जो सिचुएशन होगी, ये मोस्टली इस्तेमाल होगी जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज या कोई ऑर्गेनाइजेशन V6 पे माइग्रेट कर रही है और अभी उनके सर्विस प्रोवाइडर्स ने माइग्रेट नहीं किया। राइट जी, ये है जी आपकी टनलिंग और नेटिंग वगैरह। आई होप समझ में आया है, और हर बंदा जिस लेवल पे आया था उसके बाद थोड़ा सा एटलीस्ट 2 कदम आगे जरूर अपने आप को फील कर रहा है। इंशाल्लाह दोबारा मौका मिला तो विल डिस्कस मोर थिंग्स। क्वेश्चन से हाँ जी, क्वेश्चन आंसर जी, मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन? राज जी कुछ पूछना चाह रहे थे? I must appreciate the way you present it so clear. अच्छा, थैंक यू जी, आई एम ऑनर्ड। कोई क्वेश्चन नहीं है? आपने होस्ट के लिए /64 बिट रखी है, जबकि आपके पास जो इंटरफेस की आईडी है वो मैक एड्रेसेस जो है, यानी कि आपने मशीनों का आईडी तो बढ़ा दी है, लेकिन एक्चुअली मैक एड्रेसेस पे आपने हैंड टू हैंड कम्युनिकेशन होनी है, लेकिन वो तो मैक को 48 है। कभी ये नहीं हुआ कि हमारे पास ये मैक खत्म हो जाए और एड्रेस पड़े होंगे? एक्चुअली उसके लिए एक EUI64 फॉर्मेट होता है जिसमें आप मैक एड्रेस से ही IPv6 एड्रेस जनरेट कर रहे होते हैं, तो वो वाला तरीका इस्तेमाल होता है जिसमें ये दोनों लिंक्स होते हैं। लेकिन एक्चुअली कभी भी मैक एड्रेसेस खत्म हो भी जाएं तो मैक एड्रेसेस का स्कोप ग्लोबल है। जो आप एक इंटरफेस पोर्शन कह रहे हैं, इंटरफेस आईडी वाला पोर्शन 64 बिट्स का कह रहे हैं, उसका स्कोप जो है वो तो विद इन वन नेटवर्क है, खत्म हो भी जाए वो तो वैसे ही इतने हमारे पास सारे पड़े हुए हैं। लेकिन आप कभी भी ये कहते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कहीं पे आपने डुप्लीकेट आईडी का प्रॉब्लम आता था, डुप्लीकेट मैक का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए? डुप्लीकेट मैक का प्रॉब्लम नहीं आ सकता, सिवाय इसके कि अफवाह कहीं पे आपको इंटरनेट पे मिल जाए कि डुप्लीकेट होंगे। डुप्लीकेट मैक पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ मैक एड्रेसेस, डुप्लीकेट मैक्स आर नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आप 64 बिट प्लान कर रहे हैं आईपी एड्रेस के लिए, तो आप उसके मैक एड्रेस को 48 पे रहने देंगे? इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना। पहले जब आईपी एड्रेसेस जो थे वो 32 बिट्स के थे तो मैक्स ज्यादा थे, तो तब तो हमने क्वेश्चन नहीं किया। आपस में लिंक नहीं है दोनों का। दे डोंट एक लेयर 2 की एड्रेसिंग, एक लेयर 3 की एड्रेसिंग, एक खत्म हो गई या नहीं हुई, दूसरी की सेट पे कोई असर नहीं पड़ता। दोनों के प्रॉब्लम, ये दोनों का इशू इंडिपेंडेंट है। V4 का जो प्रॉब्लम खत्म होने का आया तो मैक से रिलेटेड तो नहीं था, मैक तो भी बहुत पड़े थे, फिर भी V4 खत्म हो गए। तो इसलिए अगर V6 खत्म नहीं हो रहे और मैक खत्म हो गए हैं तो वो मैक का प्रॉब्लम है, V6 का उससे कोई ताल्लुक नहीं। दे आर नॉट इंटरलिंक्ड। क्या इससे तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी जरूरत नहीं है, फिलहाल जरूरत नहीं है। नॉट दैट आई पूरी जो मैंने नहीं पढ़ा, पूरी जो दुनिया है वो भी हमारे लिए काम करती है, पेपर आने में टाइम करती है। हम भी इंसान ही है यार, सारी दुनिया इंसानों की है। वैसे भी लोकल सिग्निफिकेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो किसकी? मैक की ग्लोबल सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस जो है, ये यूनिकनेस जो है मैक की, वो तो हमें पता है कि ग्लोबल है। दुनिया का कोई मैक एड्रेस कहीं पे रिपीट नहीं हो सकता ना। स्कोप लोकल है, स्कोप उसका लोकल है, लेकिन यूनिकनेस उसकी ग्लोबल है। सो दोनों का एक्चुअली मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर सका कि IPv6 की एग्जॉस्ट होने का प्रॉब्लम और मैक के एग्जॉस्ट होने का प्रॉब्लम आपस में इंटरलिंक कैसे है। दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक स्क्वायर फुट के ऊपर 7000 मैक एड्रेस रख सकते हैं, आईपी एड्रेस रख सकते हैं, लेकिन उसी स्क्वायर फुट के ऊपर आप 7000 डिवाइस रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? वो यानी मुकाबला तो नहीं है दोनों का। वहाँ पे जो मिट्टी के जदे पड़े होंगे, अगर चराटा वो स्क्वायर मीटर है तो वो दोनों से बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन वी आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस ना। देखिए मतलब मैक एड्रेस के ऊपर एक आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस म्यूचुअली कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो इट्स नॉट छोड़ IPv6 आईपी को छोड़ दो, मैक एड्रेसेस हैं, आईपी है या नहीं है, कोई और प्रोटोकॉल है, IPX है, डेकनेट है, एनी प्रोटोकॉल, मैक तो फिर भी चाहिए ना। अगर मैक खत्म हो गए तो मैक के खात्मे को या खत्म होने को रिजॉल्व करने के लिए आपको कोई सोल्यूशन चाहिए होगा। उसका आईपी अवेलेबल है या नहीं है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। IPv6 अगर खत्म होते हैं तो उसका मैक से कोई ताल्लुक नहीं, वो ना खत्म हो रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, दोनों अपनी अपनी जगह पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम इंटरलिंक्ड नहीं है। अगर एक चीज खत्म हो गई तो अच्छी बात है, दूसरी अभी पड़ी, हमें एक प्रॉब्लम से डील करना है, उसका जो रिपल इफेक्ट है या ओवरफ्लो इफेक्ट है वो दूसरी को खराब नहीं कर रहा। तो ये आई एग्री, प्रॉब्लम दोनों हो सकती है लेकिन इंटरलिंक नहीं है। मेरा पॉइंट ये है दे आर नॉट इंटरलिंक विद ईच अदर, दोनों प्रॉब्लम। इसके सेशन के बाद डिस्कस करना है।
आई होप क्योंकि बाकियों को मेरे ख्याल में क्लियर है। इसके अलग पैसे होंगे। क्लाइंट की ज़्यादा मैटर करता है इससे ज़्यादा कि मुझे फास्ट पेस मिल गई वो चीज़ें नहीं मैटर करती। आप सर काफ़ी अपनी डिपार्टमेंट कर रहे हैं, आप क्या फील करते हैं कि उन्होंने ये 3 चीज़ें जो प्रॉमिस की थी थ्योरेटिकली पढ़ने की बातें तो और एक प्रैक्टिकल आप इसको ये आप बताएंगे कितनी ज़्यादा इन्होंने IPv6 क्वालिटी ऑफ सर्विस सिक्योरिटी और डेटा। देखिए डेटा फिल्टरिंग के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली इसमें क्या किया, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस का मैकेनिज्म वही है जो कि IPv4 के अंदर था, ट्रैफिक क्लास का है वही है। और वो IPv4 के अंदर भी फॉर्म ऑफ बिहेवियर या PHP जो है DHCP बेस्ड जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है बड़ा इफेक्टिवली एड्रेस कर रहा है, बिला वजह व्हील को रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। तो IPv6 के अंदर वही है। और वो इनफैक्ट जब IPv6 डेवलप हो रहा था तो तभी ये PHP भी डेवलप हुआ, इसीलिए वो बाद में लेटरली एंटर हुआ IPv4 के अंदर, ओरिजिनल IPv4 में वो नहीं था। तो वो तो दोनों के अंदर सेम है। जहां तक सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी का भी आपके पास IPsec के नाम से बड़ा बेहतरीन प्रोटोकॉल अवेलेबल है जो कि आपको इंक्रिप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडर का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, वहां पे IPv6 के अंदर बिल्ट इन फीचर डाल दिया गया, ऑप्शन डाल दी गई कि वो नेक्स्ट हेडर की फॉर्म में उसको अलग से कोई इंकैप्सुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वो ESP और AH जो है वो दोनों के दोनों IPv6 का समझ एक एक्सटेंडेड आर्म बन गए हैं। तो वो भी चेंज नहीं किया उन्होंने, बिकॉज IPsec इन इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल प्रोटोकॉल, सिर्फ उन्होंने उसको इम्बेड कर दिया, इसका एक एक्सटेंडेड पोर्शन बना दिया IPv6 का। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि दोनों चीजें एड्रेस हो रही हैं, लेकिन वो दोनों चीजें अब V4 में भी एड्रेस हो रही हैं। क्लास ऑफ सर्विस की हम बात करें, टाइप ऑफ सर्विस की बात करें, ये दोनों चीजें करती हैं IPv4 में, IPv6 में। बट IPv6 में एक और हेडर इंट्रोड्यूस करवाया है जो लेवल 2 या 2 लेवल है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस? मैंने शुरू में बताया था कि 2 लेवल जब बनाया गया था, डेवलप किया गया था, उस जमाने में ATM बहुत पॉपुलर होता था। ATM की अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस के फीचर्स होते हैं जो कि ATM के अंदर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो उनको मद्देनजर रख के कहा गया था कि उसी तरह के क्वालिटी ऑफ सर्विस के फीचर्स इसके अंदर भी रखे जाएंगे, इन एडिशन टू जो आपका वो क्लास ऑफ सर्विस वगैरह है। लेकिन फिर बाद में क्योंकि वो ATM के अंदर उन फीचर्स की इफेक्टिवनेस जो थी वो बाद में चैलेंज होना शुरू होगी, लिहाजा ये फील्ड सॉर्ट ऑफ अब एक रिजर्व फील्ड है जो कि प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं हो रही। हो सकता है कल को इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इसको रीडिफाइन करें, बिकॉज फील्ड है ना, एक RFC आ जाएगी जो कहेगी इस फील्ड को इस तरह से यूज करना है, लेकिन फिलहाल इसको एक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा क्योंकि इसका जो ओरिजिनल पर्पस था वो पर्पस ये समझा गया वो पर्पस को इतनी अच्छी तरह सर्व नहीं होगा। और ये जो IPv6 में नेक्स्ट हेडर का फील्ड है या ऑप्शन है, क्योंकि आपके बाकी प्रोटोकॉल और बाकी जो ऑप्शन है उनको अलाइन करता है, उनका सीक्वेंस क्या होता है? नेक्स्ट हेडर जो है ये एक्चुअली वैसी ही फील्ड है जैसे IPv4 के हेडर के अंदर प्रोटोकॉल की फील्ड थी। IPv4 हेडर में प्रोटोकॉल की फील्ड आपको क्या बताती थी कि IPv4 या IP हेडर किस प्रोटोकॉल को इनकैप्सुलेट कर रहा है। अगर TCP को इनकैप्सुलेट कर रहा होता तो फील्ड 6 होती थी, अगर UDP को कर रहा होता था तो 17 होती थी, अगर ICMP को कर रहा है पिंग वगैरह का पैकेट IC तो उसकी वैल्यू 1 होती थी। IGMP 2 है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसका सीक्वेंस जो है मैटर करता है या किसी भी सीक्वेंस में वो उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस जो एडिशनल हेडर्स अगर आप एक से ज्यादा लगाते हैं ना, नेक्स्ट हेडर्स लगते हैं, उनका बाकायदा सीक्वेंस है कि ये पहले आएगा फिर उसके बाद ये आएगा फिर उसके बाद ये आएगा, और हर नेक्स्ट हेडर के अंदर उससे अगले हेडर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि इससे नेक्स्ट हेडर कौन सा है। उसका सीक्वेंस मुझे जुबानी नहीं याद, लेकिन वो सीक्वेंस की कोई सिग्निफिकेंस है। मेरा क्वेश्चन ये है क्या मतलब एक खास सीक्वेंस में आपको हेडर लगाने हैं, ठीक है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस है? किस किस्म की, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोई भी हेडर लगता है, हर डिवाइस में आपके हेडर को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, अगर एक खास सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है, तो प्रोसेसिंग जो है या प्रोसेसिंग टाइम जो है या वो बेसिकली कम होगा। उन्होंने सीक्वेंस बताया हुआ है, लेकिन मुझे इंडिविजुअली पता नहीं कि इस हेडर को यहाँ पे रखने का बैकग्राउंड मोटिवेशन क्या थी कि इसकी यही लोकेशन आइडियल बनती है, इसकी ये लोकेशन आइडियल बनती है। हो सकता है कईयों की वाकई वजह बनती हो, लॉजिकल वजह बनती हो कि यार ऑथेंटिकेशन जो है वो बाहर आना चाहिए ताकि उसके अंदर सब कुछ हो जाए, जो इंक्रिप्ट हो जाए। हो सकता है जो सोर्स बेस्ड राउटिंग वाली जो हेडर है, जो राउटिंग हेडर है, उसको उसके बाद रखा गया हो कि राउटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, राउटिंग सबसे पहले होनी चाहिए।
तो इस तरह से देयर मस्ट बी सम मोटिवेशन, क्योंकि मुझे सीक्वेंस याद नहीं है तो आई कैन नॉट कमेंट कौन सी चीज कहाँ पे क्यों आ रही है, हो सकता है उसकी वजह हो, आई एम नॉट अवेयर। ग्लोबल डिप्लॉयमेंट IPv6 की करंटली कहीं हुई है या हो रही है? IPv6 के लिए वो नया बना रहे हैं, 6 बोन उन्होंने बनाई है IPv6 की बैकबोन जिसको वो ग्लोबली कहते हैं, और उसमें सारी दुनिया में काम हो रहा है। जो जापान है, जापान में सिलसिले से पहले तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर नेटवर्क IPv6 के डिप्लॉय हुए तो जापान में हुए, लेकिन बाकी दुनिया में भी हो रहे हैं। और अब पाकिस्तान के अंदर एक्टिवली आपके बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स जो मेरी नॉलेज में है वो अपनी IPv6 स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ऑलरेडी, कि वो अपने नेटवर्क्स के अंदर इन पैरेलल IPv6 का इंफ्रास्ट्रक्चर दें, और उनकी जो MPLS की बैकबोन्स हैं उनको वो V6 इनेबल करने जा रहे हैं, ताकि इससे पहले कि कस्टमर्स रेडी हो जाएं और कोई कस्टमर आके कहे कि मुझे V6 की सर्विसेज चाहिए, V6 कनेक्टिविटी चाहिए, सो द सर्विस प्रोवाइडर शुड बी रेडी। आई रिमेंबर हमने 2 सर्विस प्रोवाइडर्स को किया था, तो उनकी जो RFP थी जिसमें उन्होंने सोल्यूशन मांगा, तो उसमें उनकी एक रिक्वायरमेंट थी नेटवर्क और द डिवाइसेस शुड बी IPv6 रेडी। अभी नहीं करना, लेकिन नियर फ्यूचर में हमें करना होगा। इट वाज पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, इट वाज अ प्लेजर, और आई होप हमारी दोबारा भी मुलाकात इंशाल्लाह। बहुत giving such a wonderful lecture. And now I would call the stage DG Seeks, Dr. Arshad Ali, who has shown full support in delivering, arranging such talks at Seeks. Please welcome Dr. Arshad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am extremely thankful to Mr. Kashiful Haq, CEO of Corporate Networks. He has been here earlier as well. So this is enormous contribution which one can make for a professional community. हमारे मुल्क में कुछ रवाज इस तरीके से है कि people they try to stay in their holes and try to work over there, और नॉलेज शेयरिंग की एक्सरसाइजेस बहुत कम होती हैं, और ना ही लोग कोशिश करते हैं कि हम कहाँ से नॉलेज सीख कर सकते हैं, ना ही लोग कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ आता है तो हम कौन सा फोरम इस्तेमाल करें वो डिलीवरी के लिए। So this is one thing which was discussed with me and I very strongly supported कि अगर हम इस तरीके से करें, हम हर जगह बात करते हैं यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की, पार्टनरशिप की, सो प्रैक्टिकल स्टेप्स यही होते हैं कि टू डेवलप फोरम जिसको के यूज किया जा सके फॉर नॉलेज शेयरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन के लिए about 170 people registered and close to 127 have attended this session, जिनमें फास्ट के लोग हैं, PTCL से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IT से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हैं, एयर यूनिवर्सिटी है, डेल्टा टेक्नोलॉजीज है, वाइड ड्राइव है, OGDCL है, मल्टानेट है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, UET टेस्ला है, QB WiMAX है, चाइना मोबाइल है, एंड डेफिनेटली Corvette was the leading the session. So many people have benefited. तो मैं जब अदील साहब ने मुझसे बात की तो I was thinking कि आप ये सब लोग सुन के ये चले जाएंगे and then you will again be busy in your own things. So अगर आप लोग कोई एक ऐसा फोरम क्रिएट करें जिसमें महीने में एक दफा लोग इसी इंटरेस्ट से रिलेटेड मुलाकात करें, कोई मेलिंग लिस्ट बनाएं, कोई डिस्कशन ग्रुप्स बनाएं। अभी मैं आज ही इंडोनेशिया से वापस आ रहा था तो दुबई एयरपोर्ट पे मुझे वो PTA में बंदा होता है वो मिला, वो मैंने उससे पूछा किधर गए हुए थे, कहता है कि मैं ICANN की वर्कशॉप पे गया हुआ था एंड ICANN इज द ऑर्गेनाइजेशन, आई डू नॉट कि आप में कितने लोगों को पता है जो आपकी ये सारी डोमेन की असाइनमेंट्स करती है। तो और वहां पे स्कॉलरशिप्स 3 स्कॉलरशिप वो बता रहा है अवेलेबल थे, जिसमें वो ट्रेवल भी फंड कर रहे थे, साथ में $500 वहां पे होटल का भी फंड कर रहे थे और साथ में $500 खाने पीने का भी दे रहे थे। एंड इन पाकिस्तान ओनली ही वाज अटेंडिंग, वो कहता किसी ने अप्लाई नहीं किया। लेकिन जब आपके ऐसे फोरम्स बनते हैं जिनमें आप डिस्कशंस वगैरह करते हैं तो फिर इस तरह की
अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को पता चलती है. तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. बेहतर तो ये हो कि कभी नस्ट में हो जाए, कभी फास्ट में हो, कभी एयर यूनिवर्सिटी में हो, कभी किसी कंपनी में हो. मैं अभी थोड़े दिन पहले सिलिकॉन वैली में गया हुआ था और वहां पे दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी और उसमें कभी कोई कंपनी स्पॉन्सर कर देती थी. क्योंकि इस किस्म के सेशन के बाद मैं अभी अदील साहब से पूछ रहा था, वो कहते कोई टी वगैरह नहीं है, सब लोग अपने घर चले जाएंगे. लेकिन जो लोगों का आपस में मिलना और डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है. दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और उस डिस्कशन करने से एक तो आइडिया शेयर होते हैं, दूसरा people get to know each other, which actually develops the networking among the people, जहां से फिर लोगों को मजीद अपॉर्चुनिटीज, अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती है. लोगों को एक दूसरे को पता चलता है वहां पे ये काम हो रहा है. एंड wherever that particular company needs good people, they will always have the connection and the reference available. So that is very very important. और उसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में था, इट वॉज द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग, और उन्होंने खुद ही अपना एक छोटी सी अमाउंट रखी हुई थी, वो करते थे और उसके बाद करके वो टी वगैरह कर लेते थे. एंड द होल मनी वुड बी स्पेंड जस्ट फॉर दैट एक्टिविटी. मतलब फर्ज करो इसके अगर हम 100 रुपया 200 रुपया रखें, तो बिकॉज एवरीथिंग कॉस्ट मनी, डस्ट कैन नॉट जस्ट स्पेंड मनी लाइक दैट. सो देयर हैज टू बी अ वे कि इसको हम ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग बना लें कि वो काम भी हो जाए और किसी पे बोझ भी ना पड़े. So that is my suggestion. So I do not know if anybody has any better idea. So you are most welcome to share. कितने लोग आप में से फील करते हैं कि इस तरह का अगर कोई डिस्कशन ग्रुप IPv6 पे बनाया जाए और उसकी रेगुलर कोई मीटिंग्स हो और उसको सपोर्ट किया जाए, और उस मीटिंग में ये भी हो सकता है कि किसी एक प्रोफेशनल को बुला के वो टॉक वगैरह करवा ली, और फिर ICANN से और ये जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वहां से बाद औकात पीपल आर रेडी टू फंड देयर ओन ट्रेवल एंड डिलीवर अ टॉक. So we can always arrange that. I am ready to provide all kind of support from NUST, whatsoever is possible. So कितने लोग फील करते हैं कि इस तरह का कुछ होना चाहिए? So अगर फील करते हैं तो फिर करने के लिए कौन तैयार है? So there are many people. काशिफ साहब, so इसको लीड करने के लिए कौन तैयार है? देखें, ये एक तनख्वाह मिल जाती है, बस वो वहीं पे सुबह जाता है, शाम के वक्त वापस आ जाता है, डिसरिगार्ड के उसको कितनी प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है, उसको नॉलेज की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, वो कैसे अपनी नॉलेज की अपॉर्चुनिटीज को एनहांस कर सकता है. नोबडी थिंक्स अबाउट दैट. सो कैन आई नो हु इज गोइंग टू लीड दिस एफर्ट? There can be couple of people, not just one. Present this shield to Kashif Saab. मैं ये लोगों को कहता हूँ कि जिस तरीके से from the industry. For attending this seminar, we would inshallah host more events like this in the future. You can follow the IP group's progress and its reporting on the SEEK's website. It's available there. And I will thank Dr. Arshad Ali and especially Mr. Kashif again for coming here and delivering this talk. Thank you, sir.